हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। आपकी टोटल 5 यूनिट हैं। मैंने प्रत्येक यूनिट के अंदर 3-3 क्वेश्चन सेट किए हैं जो आपके लिए नंबर इंक्रीज करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। हम क्वेश्चन एक की बात करने के अंदर है संक्रमण तत्वों के निम्न गुणों पर टिप्पणी लिखिए। इसके अंदर दे रखा है उत्प्रेरकीय गुण, तो बहुत ही बार ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है। इसके अंदर मेन आपका परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, ये भी काफी बार रिपीट रहता है एग्जाम के अंदर। ये डीडी संक्रमण है, ये क्या है। आगे 3D संक्रमण तत्वों की श्रेणी में क्रोमियम का गलनांक सबसे अधिक क्यों होता है, इनके बारे में टिप्पणी लिखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके अंदर निम्न को कारण सहित समझाइए। आपको बताना है, इनको कारण सहित एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल से। इसके अंदर देखा है पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर श्रेणी के तत्वों की परमाणविक और आयनिक क्रियाओं तथा विभव में होने वाले परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। ये वाला क्वेश्चन है, कई बार तो सिर्फ परमाणविक के आधार पर आता है, कई बार आयनिक के आधार पर। आपको दोनों तरफ से याद करना है इसके अंदर कि हो सकता है हाफ पार्ट आ जाए, इसका हो सकता है एक साथ आ जाए। अगला इसका बी वाला क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, Mn+2 का जलीय विलयन बहुत हल्का रंग प्रदर्शित करता है। इसको समझना है क्यों इसका हल्का रंग रहता है। आगे इसके अंदर है कि कॉपर प्लस या तो आपको आयन दे देगा या आपको लवण बोलेगा कि सफेद या रंगहीन होता है, जबकि कॉपर+2 लवण है या आयन है वो क्या होता है हमारा रंगीन होता है। क्यों होता है आपको एक्सप्लेन करना है। आगे अगला क्वेश्चन इसके अंदर, संक्रमण धातुएं संकुल निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सर्वाधिक उपयुक्त क्यों होते हैं, इसका रीजन बताना है आपको, कारण सहित बताना है। आगे इसके अंदर दे रखा कि संक्रमण धातुएं क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में कम क्रियाशील होती हैं। क्यों होती है, इनको आपको समझाना है। अगला है इसके अंदर कि जर्कोनियम और हाफनियम की सहसंयोजक त्रिज्या के मान लगभग समान होते हैं। इनके अंदर समान क्यों होते हैं, इसका रीजन आपको बताना है। अगला इसके अंदर क्वेश्चन है, निम्न को समझाना है। इसके अंदर ए नंबर वाला है क्वेश्चन है, वो है परमाणु क्रमांक दे रखा आपको 14, 41, 46, 72, 76, 78 और 17। जनरली ये काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम के अंदर, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। आगे है इसके अंदर MnO क्षारीय है, Mn2O3 उभयधर्मी है, MnO एमएलई है। क्यों है, इनको समझाना है। आगे इसके अंदर क्वेश्चन है कि द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है। क्यों होती है, इसको आपको कारण सहित समझाना है। आगे दे रखा है कि CONH3 का होल 6+3 वाला ये प्रतिचुंबकीय है। ये COF6-3 ये कंपाउंड आपका संकुल ये अनुचुंबकीय है। क्यों होते हैं, आपको इनको कारण सहित बताने हैं। अगले में यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड आपका है कोऑर्डिनेशन नंबर वाली, तो इसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का भी ए वाला पार्ट है, वह है अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामितीय समवेता और प्रकाशिकी समवेता। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, कई बार तो आया हुआ है कि सिर्फ आपको ज्यामितीय समवेता पूछा गया है, कई बार आपको पूछा गया है प्रकाशिकी। यदि ये बड़ा क्वेश्चन आए तो दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। इसी का बी पार्ट है कि सहसंयोजक यौगिकों के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत VBT की विवेचना करना है, एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर रखा है वर्नर द्वारा प्रतिपादित तत्वों के प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकता पर टिप्पणी लिखनी है कि प्राथमिक संयोजकता किसको बताई है उसने, द्वितीयक संयोजकता किसको बताई है। सारे के सारे रूल बताए हैं, उनको आपको बतानी है। इसी का सेकंड पार्ट है कि इन यौगिकों के आईपीएसी नाम लिखना है। मैंने यहाँ पे टोटल 6 एग्जाम्पल दिए हैं, और भी आईपीएसी नाम के क्वेश्चन हर साल आते रहते हैं, तो आपको आईपीएसी रूल है जो नियम है उनको पढ़ना है, एकदम बढ़िया तैयारी करनी है इसके, इससे हर बार क्वेश्चन आते रहते हैं। जो भी आपके एग्जाम्पल हैं लिखाए होंगे आपको, वो सारे का आपको देखे जाने हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न पे टिप्पणी लिखिए। ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है कि EN बोलते हैं इसको, प्रभावी परमाणु क्रमांक। ये काफी बार आया हुआ है, आपको इसके एग्जाम्पल लेके फिर आपको समझाना है, फिर उसका EN नंबर निकालना है, तो इसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। आगे इसके अंदर बी नंबर का है किलेट क्या है, या कई बार बोल देते हैं किलेटीकरण किसे कहते हैं, किलेशन। तो आपको ये समझाना है किलेशन क्या होता है, इससे कंपाउंड होता है हमारा, वो स्टेबल होता है अनस्टेबल होता है, सारी की सारी आपको जानकारी देनी है। अगला है आपका आंतरिक संकुल और बाह्य संकुल क्या होते हैं।
आगे इसके अंदर दे रखा है डी वाला कि समतल वर्गाकार संकुलों में ज्यामितीय समवेता बतानी। आपको पता है समतल वर्गाकार है उनके अंदर प्रकाशीय की ज्यामिति तो होती नहीं है, सिर्फ कौन सी होती है आपकी ज्यामितीय समवेता ही पाई जाती है। आगे बात करें यूनिट थर्ड की, तो यूनिट थर्ड के अंदर आपका है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड मतलब ए ब्लॉक के बारे में दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका है कि निम्न को कारण सहित समझाइए। इसके अंदर दे रखा है कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड संकुचन क्या है, विथ एग्जांपल आपको बताना है। आगे इसके अंदर लेंथेनाइड व एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था को समझना। आपके पास हो सकता है पेपर के अंदर सिर्फ लेंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था पूछ ले, हो सकता है आपको एक्टिनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था पूछ ले। मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों ही एक्टिनाइड और लेंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था से बीच में क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये +3 का इसका स्टेबल रहता है, +4 का अनस्टेबल रहता है, इसकी 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं बनती है, इसी की 2 ही बनती है। ये सारे तमाम क्वेश्चन ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर आते हैं, हर साल आते रहते हैं, तो आपको ये जरूर से देख के जाना है। आगे इसके अंदर लेंथेनाइड व एक्टिनाइड के चुंबकीय गुणों की व्याख्या। देखो इनके चुंबकीय व्यवहार है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के सामान्य चुंबकीय गुण की तुलना में अलग रहते हैं, कुछ इनका मान है वो अधिक प्राप्त होता है एलएस कपलिंग की वजह से, तो आपको ये बताना है, समझाना है इनको। आगे है इसके अंदर लेंथेनाइडों के संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, जबकि एक्टिनाइडों के संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। काफी बार ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है। या हो सकता है कि हमारे डी ब्लॉक के तत्व है, संक्रमण तत्वों की तुलना में भी लेंथेनाइड है वो संकुल यौगिक कम बनाते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हो सकता है आपके लिए यहाँ पे। आगे है इसके अंदर अगला क्वेश्चन है एक्टिनाइडों के पृथक्करण पर टिप्पणी लिखनी है कि इनको पृथक्करण कैसे करते हैं, तो इनकी मेथड होती है उनको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न को समझाइए। तो इसके अंदर दे रखा है ए वाला, हाँ, कि ट्रांस यूरेनिक तत्व क्या है। आपको बताना है कि ट्रांस यूरेनिक तत्व क्या है, इन्हें कैसे प्राप्त करते हैं। इन तत्वों को क्रमवार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखने हैं। जो 100 से ऊपर वाले हैं, 101, 102, 103, 104, ये सारे सारे हमारे क्या हैं, ट्रांस यूरेनिक तत्व हैं। तो इनका आईपीसी नाम कैसे करते हैं वो भी समझाना है आपको। आगे इसके अंदर देखा है कि लेंथेनाइडों के रंग एवं अवशोषण स्पेक्ट्रा क्या है, उनको समझाना है। आगे है आंतरिक संक्रमण तत्व है जिनको बोलते हैं एबलो के तत्व क्या है, इनके ऊपर टिप्पणी लिखनी, इनको समझाना है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे परिवर्तन, इनका आकार कैसे परिवर्तित होती है, इनकी विभव कैसे परिवर्तित होते हैं, सारी सारी इनको इनकी जानकारी आपको देनी है। आगे है सीरियम के +4 ऑक्सीकरण अवस्था के यौगिक स्थायी होते हैं, क्यों आपको समझाना है। +4 के ही क्यों होते हैं, +3 वाले क्यों नहीं होते हैं, ये आपको समझाना है। आगे हम बात करें यूनिट फोर्थ की, तो यूनिट फोर्थ के अंदर फर्स्ट वाला क्वेश्चन है निम्न को कारण सहित समझाइए। तो इसके अंदर दे रखा है ए वाला कि रेडॉक्स विभव क्या होता है, तत्वों की अभिक्रियाशीलता उनके रेडॉक्स विभव पर कैसे निर्भर करती है। या ये क्वेश्चन हो सकता है ऐसा भी आ सकता है रेडॉक्स चक्कर क्या होता है उसका विश्लेषण कीजिए। तो ये सारे चाहिए आपको, रेडॉक्स विभव पूछे या रेडॉक्स चक्र पूछे, दोनों बात एक ही है, आपको समझाना है। आगे है अगला कि असमानुपात और समानुपात क्या है, उदाहरण से ही समझाना आपको। आगे इसके अंदर जल का रेडॉक्स तंत्र, या तो क्वेश्चन आ जाएगा आपका जल का रेडॉक्स तंत्र क्या है, या पूछ लेगा आपका जल का स्थायित्व क्षेत्र क्या है, इनको समझाना है। आगे इसके अंदर विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, उसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है, उसके कारण से ही समझाना है क्या क्या विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इसके अंदर दे रखा है कि अम्लीय माध्यम में Mn की सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, इसे फ्रॉस्ट आरेख के द्वारा समझाना है। या आपको पूछ ले कि फ्रॉस्ट आरेख क्या है, क्योंकि पिछले साल आपका है लेटिमर आरेख आया हुआ है, तो पूरे चांस बनते हैं इस बार आपके की फ्रॉस्ट आरेख जरूर आए। आगे है इसके अंदर पोरबैक्स आरेख क्या है, इनका उपयोग क्या होता है, आपको बताना है। आरेख के आपके फर्स्ट आरेख के भी उपयोग आपको याद करके जाने हैं, ये पूछ सकता है, अन्य भी पूछे तो इसके अंदर जब फर्स्ट आरेख पूछे तो उसके अंदर बताना है आपको। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्न को समझाइए। इसके अंदर का आपका ये जो क्वेश्चन है निम्न को समझाने वाले, ये सारे आपके ईसीएस इलेक्ट्रॉन विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसी से उठाए गए हैं पूरे प्रश्न। कि जिंक और कॉपर में कौन सी धातु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके H2 गैस मुक्त करती है। आपको पता ही होगा कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले H2 से रिएक्शन करते हैं, इनसे रिएक्शन करके एसिड से और H2 गैस मुक्त करते हैं, जबकि हाइड्रोजन है आपका उससे नीचे वाले एसिड से रिएक्शन करके H2 गैस मुक्त नहीं करेंगे। आगे है इसके अंदर क्लोरीन और ब्रोमीन को प्रतिस्थापित कर सकती है, क्लोरीन ब्रोमीन को प्रतिस्थापित कर सकती है परंतु फ्लोरीन को नहीं, आपको समझाना है क्यों नहीं कर सकती। ये वाला क्वेश्चन भी आपका ईसीएस से बनाया हुआ है। आगे आपका AgNO3 विलयन में
कॉपर धातु की छत डालने पर Ag का अवशोषण होता है, क्यों होता है? ये भी वाला क्वेश्चन ईसीएस है। ईसीएस से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ईसीएस श्रेणी को आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ के जानिए। आगे हम बात करें यूनिट 5 की। इसके अंदर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 है कि द्रव्य SO2 में होने वाली निम्न अभिक्रिया लिखिए। कि द्रव्य SO2 के अंदर अभिक्रिया कैसे होती है? एक तो अम्ल क्षार अभिक्रिया, हर साल आता है ये क्वेश्चन। रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे होती है? अवक्षेपण अभिक्रिया कैसे होती है? विलायकन अपघटन अभिक्रिया कैसे होती है? ये या तो द्रव्य SO2 से आ जाता है या आता है आपका NH3 से, जिसको बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया में होने वाली निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ये दोनों क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, इनको जरूर याद करके जाना है। आगे है आपका अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना क्या है? या बोल सकते हैं कि लुईस सिद्धांत के अम्ल व क्षारों का वर्गीकरण कीजिए। कि वर्गीकरण कैसे किया जाता है? अम्ल किसको बोलते हैं, क्षार किसको बोल सकते हैं? लुईस संकल्पना के आधार पर। आगे आपका संयुग्मित अम्ल क्षार कॉन्जुगेटेड एसिड बेस अवधारणा क्या होती है, इसको समझाना है। इसी के अंदर अगला क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इसके अंदर दे रखा है कि विलायकों का सम आयन और विषम आयनन या सम आयनन विषम आयनन क्या होता है विलायकों का, वो बताना है आपको। आगे है अजलीय विलायक क्या होते हैं, आपको समझाना है। इसके ऊपर टिप्पणी लिखिए, लिखनी पड़ेगी आपको क्या क्या होते हैं इनके। आगे इसके अंदर धातु अमोनिया विलयन बहुत अच्छे विद्युत के चालक होते हैं, क्यों होते हैं, आपको समझाना है। आगे आपका लक्स फ्लश्ड अवधारणा क्या है, इसके बारे में बताना है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। इसके अंदर देखा कि द्रव्य अमोनिया के विलायक के रूप में जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती हैं उनका वर्णन कीजिए। महत्वपूर्ण अभिक्रिया मैंने अभी बताई कि SO2 और द्रव्य विलायक द्रव्य अमोनिया है, उन दोनों की अभिक्रिया सेम ही रहती है। इसके अंदर भी ये हो जाएगा अम्ल क्षार अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया और विलायक की अपघटनी अभिक्रिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन है वो पूरे है यहाँ पे मिल गए हैं। ये सारी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको जरूर याद करके जाएं। थैंक यू।